हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप ये सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। बेटा, जैसे हमने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे और आज हमारा जीओसी का लास्ट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर बात करेंगे और कैसे निकालते हैं उस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं बेटा। जैसे हमारे सामने मैंने कुछ आपके सामने ये लिखा है कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम मॉलिक्यूल, जो भी आपके पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड होगा उससे आपको H+ आयन निकालना है। और H+ निकालने के बाद जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनता है, ये इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। अगर ये जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेगा तो आप मॉलिक्यूल से H+ आयन निकालोगे तो उस कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा वो आपका कंपाउंड जितना नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके लिए कुछ रूल्स है बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ अनायन A-। अगर तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ अनायंस देखनी है और या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो अनायन को स्टेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको विड्रॉइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना पड़ेगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप के होते हैं माइनस ग्रुप होते हैं, जैसे -M ग्रुप हो गया, -R ग्रुप हो गया, -I ग्रुप हो गया। तो यहाँ से एक बात पता चले बेटा, माइनस वाले के साथ हमेशा माइनस ग्रुप ही होना चाहिए, तभी उस अनायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर गलती से उसका क्रॉस हो गया तो जैसे माइनस वाले के सामने प्लस वाला आ गया, डायरेक्ट मान के चलो, तो मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये डोनेट करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये अपने आप को स्टेबल कर चुका होगा या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको और डोनेट करोगे तो ये अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए माइनस वाला ग्रुप क्या करता है, उसके नेगेटिव चार्ज को खींच लेता है और खींचने के बाद उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है। तो जितना माइनस ग्रुप जितना ज़्यादा मिलेगा उतना इस नेगेटिव चार्ज को पुल करेगा, उतना स्टेबल होगा और उतना ही स्टेबल होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ को भी ज़्यादा मेंशन करेगा, ज़्यादा दिखाएगा। इसके कुछ रूल्स है। एक तो रूल्स ये हो गया, याद रखना बेटा, माइनस वाले के लिए, माइनस के लिए हमेशा माइनस ग्रुप ही आपको ढूंढना है तो ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा आता है पीएच के बेस पे। तो देखो, एसिड के अंदर जो पीएच वैल्यू कम होनी चाहिए, जितना एसिड की पीएच वैल्यू कम होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी। दूसरा, फिर आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसके बाद आता है पीके। अगर हम पीके की वैल्यू बढ़ाते हैं तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है। क्यों? क्योंकि पीके बराबर क्या होता है? माइनस के log k। क्या होता है? माइनस के log k। तो बेटा अगर के की वैल्यू बढ़ेगी तो पीके की वैल्यू ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये बढ़ाओगे तो ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इनवर्स चलता है। तो के में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और पीके में इनवर्स चलती है। ध्यान रखोगे बेटा। तो आपको पीके कम वाला ढूंढना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और के में डायरेक्ट ढूंढना है, जिसका ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट आता है, किसका पॉइंट आता है बेटा? परसेंटेज एज करेक्टर। तो परसेंटेज एज करेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज एज करेक्टर में बेटा आपको ध्यान रखना है कि जितना परसेंटेज करेक्टर बढ़ता है उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ती है। अगला कुछ आता है कि मैं थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लिख रहा था। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? NF3 की सबसे ज़्यादा माइनस देखने को मिलता है, उसके बाद NH3, उसके बाद NR3, उसके बाद SO3H, NO2, CN, उसके बाद हेलोजन एक्सेट्रा। ये बेटा ऑर्डर लगा हुआ नहीं है, ये कोमा लगा रखा है रैंडमली कि आपको इनमें देखना है कि अगर ये ग्रुप आते हैं तो ये ध्यान रखना है प्लस वाले ग्रुप हैं सारे। कैसे ग्रुप हैं बेटा? ये +M ग्रुप है, ठीक है। तो ये +M ग्रुप क्या करेंगे? ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे जब ये किसी भी मॉलिक्यूल से डायरेक्ट जुड़े होंगे, जब वहां पर नेगेटिव चार्ज आपका क्रिएट होगा, ठीक है। तब आपको देखना है कि ये कम होने चाहिए, ये ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए, तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। चलो बढ़ते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी किसकी बेटा? किसकी बोलो बेटा? एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। अब क्वेश्चन से बात करेंगे कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से उठाया जाता है। चलो पहला क्वेश्चन देखता है, इन पीरियड। अगर हम पीरियड के अंदर चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो कैसे देखते हैं बेटा? अगर हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में जाने के लिए आपको मैंने मॉलिक्यूल दे दिया CH4, उसके बाद मैंने दिया NH3, उसके बाद मैंने दिया बेटा आपको H2O, उसके बाद मैंने दिया आपको HF। अरे बोलो बच्चे हो, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा आप लोगों को? अभी बोला था कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक H+ निकालना पड़ेगा। जब मॉलिक्यूल से H+ आयन निकलता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट होगा? माइनस। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? CH3-। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं?
NH2 माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं OH माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं F माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब आपको ये देखना है कि नेगेटिव चार्ज को कौन ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो मैंने आपको एक इसमें से कोई भी एक रूल लगेगा, तो देखो इसमें लास्ट वाला रूल पुट हो जाएगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल करेगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, नाइट्रोजन की 3 के आसपास होती है, इसकी 2.5 होती है कार्बन की। तो बताओ बेटा नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा कौन होल्ड करेगा? जिसके नाम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन होता है। तो ऑर्डर में सबसे ज़्यादा आपका HF, उसके बाद H2O, NH3। तो लेफ्ट टू राइट हम देखेंगे बेटा कि अगर हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट, आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। पहला आंसर मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को आ चुका होगा। दूसरे की बात करते हैं। अगर हम ग्रुप में चलते हैं बेटा, मैंने लिया HF, HCl, HBr, HI। अब इनमें पूछ रहा है कि आपसे, देखो बेटा इस वाले केस में आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। तो आपको बेटा इस वाले केस में अगर हम ग्रुप में चलते हैं, ये ग्रुप है बेटा, इन ग्रुप में आगे लिख रहा हूँ इन ग्रुप। तो अगर हम ग्रुप में चलते हैं तो टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो बेटा आपका क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है नहीं होता बेटा? साइज इंक्रीज होगा। तो बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम घटेगी बढ़ेगी? तो हम देखते हैं H+, ये भी H+ छोड़ेगा तो यहाँ पे F- आ जाएगा, ये भी H+ छोड़ेगा, ये Cl- आ जाएगा, यहाँ पर भी H+ छोड़ेगा, Br- आ जाएगा, यहाँ पर भी I- आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अब इन चारों में देखो, अगर हम इन चारों का सबका H निकाल देते हैं तो इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ से भाई कि कौन निगेटिव चार्ज को ज़्यादा होल्ड करेगा और कौन एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा दिखाएगा। चलो बेटा अब हम अब इन चारों में देखना टॉप टू बॉटम में कि सबसे पहले H+ को कौन छोड़ेगा। जो जल्दी छोड़ेगा वो एसिडिक नेचर ज़्यादा दिखाएगा। तो हमें पता चला है कि टॉप टू बॉटम जो आते हैं आयोडीन ईजिली छोड़ देता है और फ्लोरीन कम। मतलब आपको क्या देखना? रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर का मतलब है कि कौन H+ को जल्दी छोड़ेगा। रिड्यूसिंग पावर ऑफ H+ आयन, कौन H+ को जल्दी छोड़ेगा? तो आयोडीन। क्यों? अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये बेटा रूल कैसे काम करेगा। देखो ये मान के चलो ये फ्लोरीन का साइज है और ये वाला जो साइज है एक आयोडीन का है, बड़ा साइज है। अब बताइए इसका वेट 90 kg है और इसका वेट है बेटा 20 kg। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। कौन जल्दी छोड़ेगा देखते हैं। अब दोनों ये बंदे, ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, दोनों जिम करने के लिए जाते हैं। इसको वेट गेन करना है, इसको क्या करना है? गेन करना है। और इसको क्या करना है बेटा? लूज करना है, कम करना है। मान के चलो ये हाइड्रोजन आया, इसके पास भी हाइड्रोजन आया, ये वेट आया, एक जो कुछ दिन उसने एक्सरसाइज करी, सपोज करो 10 दिन 15 दिन, इसने 10 दिन में बेटा क्या करा? 10 दिन में 2 किलो वेट गेन कर लिया। कितना? मान के चलो हाइड्रोजन का वेट 2 kg था, तो यहाँ भी 2 kg लेके चलूँगा। अरे हाँ है ना? तो बेटा इसने 2 kg गेन कर लिया, तो इस पर कितना बचेगा? इसका 22 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बेटा? और इसका कितना हो जाएगा? ये 2 kg लूज करेगा तो कितना हो गया? इसका 88 kg हो गया। तो बताइए बेटा किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वेट का? स्मॉल वाले पे, है ना? स्मॉल वाले पे। और ये कितना खुश हो जाएगा, ये सभी को पता है क्या बोलेगा? सभी को ये बोलेगा मैंने भाई 10 दिन के अंदर 2 kg वेट गेन कर लिया। यार देख मैं जिम जाता हूँ, देख ले मैंने 10 दिन के अंदर 2 kg वेट कर लिया। मायने रखता है यार, अच्छे से बॉडी वेट गेन नहीं कर पाती, मैंने देखो 10 दिन में कर लिया। ये क्या कहेगा? भाई 10 दिन में मैंने 2 kg लूज कर दिया, क्या मेरे पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, 2 kg उसका कम ही कहाँ हुआ है, इतना तो खा जाता है। अरे हाँ है ना? तो उस टाइम क्या हो गया, वो फ्रेश होके आया होगा, सारा जितना वो खाया था निकाल दिया पेट से बाहर, तो 2 kg कम उसको लग रहा है, लेकिन खाएगा तो उससे डबल हो जाएगा उसका वेट। अरे होगा नहीं होगा बेटा? अरे बोलो, मानते हो नहीं मानते इस बात को? है ना? जब इस चीज़ को तुम मानते हो तो ध्यान में रखना बेटा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हाइड्रोजन के इस पे आने से और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब फर्क नहीं पड़ेगा इसको फर्क पड़ेगा। भाई इसने 20 से 22 कर लिया, भाई ये बहुत खुश हो जाएगा, यार मैंने 2 kg वेट गेन किया है। तो क्या ये हाइड्रोजन को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। जब ये इजीली हाइड्रोजन को नहीं छोड़ेगा तो क्या एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। मतलब ये बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि आयोडीन ईजिली छोड़ देता है,
क्योंकि इसका रिड्यूसिंग नेचर ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हाइड्रोजन के आने से और जाने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखा, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने के साथ साथ रिड्यूसिंग पावर भी बढ़ती है, तो H+ आयन को आयोडीन इजीली छोड़ देता है। तो हम किसी भी फैमिली के अंदर बात करें, ग्रुप 17 हो, ग्रुप 18 हो, सॉरी 18 बोल रहा हूँ, ग्रुप 16 हो, ग्रुप 15 हो, सभी के अंदर जो सबसे नीचे वाला एटम होगा उसका एलिमेंट का साइज सबसे ज़्यादा होगा। साइज ज़्यादा होने की वजह से रिड्यूसिंग नेचर भी ज़्यादा होगा। तो हम चाहे नाइट्रोजन फैमिली की बात करें या ऑक्सीजन, सभी के अंदर आपका आंसर सबसे नीचे वाला रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा दिखाएगा और उसी का आंसर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आप पीरियड में चलते हो और ग्रुप में चलते हो, कैसे देखेंगे। अब हम मिक्स करके करेंगे कि ना उसमें ग्रुप मिक्स हो ना उसमें वो हो, फिर उस केस में हम कैसे निकालते हैं बेटा। चलो बढ़ते हैं आगे, नया क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो इसमें नया क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं बेटा हम। ठीक है, चलो मैं नया क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, 3rd नंबर 3, Ca ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बेटा मैंने मॉलिक्यूल ले लिया आपके सामने और आपसे पूछा बताओ एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो किसी एक कार्बन को फिक्स कर लो, भाई मुझे इसका हाइड्रोजन निकालना है और मुझे इसका निकालना है, इसका भी निकालना है बेटा। ठीक है, मैंने सबका हाइड्रोजन निकाला, तो यहाँ C-, यहाँ C2-, यहाँ पर CH2- आएगा बेटा। अब तो थोड़ा सा देखो, दिमाग के अंदर रिकॉल करना स्टार्ट करो, बार बार मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा H कहाँ से निकालना कैसे। आप जहाँ से भी निकालोगे तो सेम कंडीशन से निकालो। अगर आपने इसका राइट का निकाला तो इसका भी राइट का निकालो, इसका भी। लेकिन यहाँ पे जब निकालेंगे तो C के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर माइनस आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड के ऊपर माइनस आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो बेटा हमने क्या पढ़ा, परसेंटेज एज करेक्टर। तो इसका जो परसेंटेज एज करेक्टर होता है ट्रिपल बॉन्ड का होता है 50%। इसका कितना होता है बेटा परसेंटेज एज करेक्टर, बोलो 33%। इसका परसेंटेज एज करेक्टर की बात करूं तो इसका कितना होता है 25%। तो मैंने आपको बताया था कि जितना परसेंटेज एज करेक्टर इंक्रीज होगा उतना आपका बेटा एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि परसेंटेज करेक्टर सबसे ज़्यादा है। तो इस केस में आपका एसिडिक नेचर सबसे किसका ज़्यादा होगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड का होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा। ऐसे आपको मिक्स कर करके देगा बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरीके से 4th एग्जांपल आपको दिया H2O और आपको दिया बेटा ROH। इसमें एल्कोहल दिया और आपको क्या दिया इसमें बेटा, फटाफट बोलो। एक तो इसमें एल्कोहल दे दिया और एक इसमें आपको वाटर दे दिया। इसमें पूछा है कि बताइए दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होगा। तो आपको करना, अच्छा और भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH और एक मैंने NH3 ले लिया। ठीक है बेटा, तो सबका हाइड्रोजन निकालो। तो अगर इसका हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा OH, यहाँ पे बचेगा RO- और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, अभी बताया था C ट्रिपल बॉन्ड C-H और यहाँ पर क्या बचेगा NH2। ठीक है, तो बेटा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन वालों को होगा, फिर नाइट्रोजन को। चलो देखते हैं किसका ज़्यादा हो किसका कम। तो बेटा पहले तो इन दोनों को ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। अब इन दोनों में भी देखना कौन बेटा, R ग्रुप जो होता है ना, R बराबर इसको हम बोलते हैं कार्बन चेन। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन चेन। तो कार्बन चेन जो होता है वो कैसा इफेक्ट शो करता है बेटा, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो अब इन दोनों में बात करूं तो किसका ज़्यादा होगा, H का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इन दोनों में बात करूंगा तो बेटा ये ज़्यादा दिखाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इस R ग्रुप कार्बन चेन होती है और वो कार्बन चेन एक की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है, पेपर में आपको गिवन होगी। लेकिन अगर आपने अल्कोहल बनाया तो मिनिमम एक कार्बन चेन मान के चलते हैं, तो उसका कैसा इफेक्ट होगा, प्लस आई। तो यहाँ पे नो इफेक्ट, तो इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक करेक्टर दिखाएगा, निगेटिव को ज़्यादा स्टेबल करेगा। क्योंकि आपको पता है निगेटिव के साथ माइनस ग्रुप होना चाहिए, लेकिन कैसा ग्रुप आ रहा है, प्लस, तो कुछ कम हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। अब इन दोनों में बात करते हैं और इसमें बात करते हैं बेटा। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में बात करते हैं कि भाई इन दोनों में, तीनों में ज़्यादा है। देखो बेटा R के बाद नाइट्रोजन आना चाहिए था, लेकिन आ कौन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी गई है राउंड फिगर में, वो नाइट्रोजन से ज़्यादा आती है। किससे ज़्यादा आती है, एक्सपेरिमेंटल आप चेक कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज ये करेगा, ये कम करेगा। इसलिए
नाइट्रोजन का बेसिक नेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। याद रखोगे बेटा, भूलना ही, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। 5th क्वेश्चन, हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट मिलेगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, समझना है और इसी तरीके से क्वेश्चंस को ढूंढना है। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरीके से लिया, अगर तुम समझने की कोशिश करोगे, COH और यहाँ पे लगा दिया बेटा NO2 ग्रुप। फिर अगला केस मैंने लिया यही सेम, यहाँ पे लगा दिया बेटा CN ग्रुप, COH। उसके बाद बेटा मैंने फिर ये ग्रुप लगा दिया यहाँ पर COH और मैंने यहाँ पे लिख दिया NF3+। और आपसे पूछ रहा है कि बताओ इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा। तो बेटा क्या करना, देखो यहाँ पर COH यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, कार्बन चेन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ पर बस ये ग्रुप चेंज हो रहे हैं। तो इनके बेस पे देखेंगे। और ये कैसे ग्रुप होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। तो जितने ज़्यादा ही विड्रॉइंग होंगे उतना ही COH, जितना भी ये भी माइनस ग्रुप होता है उसका नेगेटिव चार्ज को उतना ही ज़्यादा ही स्टेबल करेंगे। अब इन तीनों में ऑर्डर में देखना सबसे पहले कौन आता है। तो मैंने ऑर्डर में लिखवाया था नाफारान F, तो इसमें C वाला सबसे ज़्यादा होगा, A, ये आपका B आ गया, ये आपका A आ गया। अब इन दोनों में देखना साइनाइड बाद में आता है, NO2 पहले आता है। अभी मैंने ऑर्डर लिखवाया था, देखो बेटा पीछे स्क्रीन पे देखो, ऊपर करके जहाँ भी तुमने लिखा हो आगे पीछे देखो उसको, कि उसमें साइनाइड बाद में, NO2 पहले और NF3 सबसे पहले। तो इसमें एसिडिक कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा, C, उसके बाद A, उसके बाद क्या होगा बेटा आपका B। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे बहुत ही आसान है बेटा, माइनस वाले के लिए माइनस ग्रुप ढूंढो, प्लस वाले के लिए प्लस ग्रुप ढूंढो। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कर सकते हो बेटा। चलो एक और नया डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चंस लेते हैं। चलो 6 वाले की बात करें बेटा, हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट होगा बेटा। ये मैंने एक आपके सामने क्वेश्चन ले लिया और आपसे बोला मैंने यहाँ पर HA, इसको H1 लिखा और इसको मैंने H2 लिखा और मैंने इसको H3 लिखा। और आपसे पूछ रहा है कि H1, H2, H3 के बीच में बताइए एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, कि या H1 का होगा या H2 का होगा या फिर H3 का होगा। तो बेटा हमें तीनों को अलग अलग केस में निकाल के देखना है। चलो मैं तीनों केस बनाता हूँ बेटा और तीनों केस में मैं निकाल के चेक करता हूँ। 1, 2, 3। पहले मैंने H1 को निकाला, ठीक है, और निकालने के बाद ये और यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है बेटा, फिर दूसरे केस में मैंने H2 को निकाला। तो आपको पेपर में बेटा ऐसे ही करना है और प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, दिमाग के अंदर ही आपको करना है बेटा। ये माइनस हो गया। तीसरा मैंने H3 को निकाला बेटा, तो यहाँ पर बेटा मेरा डबल बॉन्ड O यहाँ पर माइनस हो गया। अभी देखो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, जितना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना उसका एसिडिक नेचर भी ज़्यादा होगा। तो देखो हम बात करते हैं बेटा, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ, देखो 1, 2, 3 यहाँ से रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी 1, 2, 3 ये भी रेजोनेंस में जा रहा है। इसके देखो 1, 2, 3 यहाँ से एक ही साइड से रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 रेजोनेंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे, मैं तो +2R लिख रहा हूँ, मतलब 2 रेजोनेंस देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर कितना मिल रहा है, सिर्फ 1 रेजोनेंस मिल रहा है। अब इसमें देखो 1, 2, 3, 4 मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। तो बेटा जितना रेजोनेंस ज़्यादा होगा उतना नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, स्टेबलाइज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज फाइनली कहाँ पहुँचेगा, कार्बन से ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बेटा दोनों साइड में स्टेबलाइज होगा। तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव एटम के ऊपर ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से। तो इसमें आंसर में क्या आएगा बेटा, अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूँगा आपके सामने, तो आपके ऑर्डर में लिखोगे H1 सबसे ज़्यादा होगा, फिर H2 और सबसे कम किसका होगा बेटा, H3 का एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, आपसे पूछ लेता है कि बताइए। तो आपको ध्यान में रखना बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन वहाँ सबसे ज़्यादा होगा, स्टेबल होगा जहाँ पर वो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं आपको नोट करके लिखवा देता हूँ बेटा कि आपको किस तरीके से फाइंड करना है। तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एसिडिक हाइड्रोजन जो मिलता है वो 2 जगह देखने को मिलेगा। एसिडिक हाइड्रोजन एक तो आपको मिलेगा, किसके पास मिलेगा, FON, ये केमिस्ट्री वालों का फोन होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के पास जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। अगर इन तीनों में से कोई ग्रुप नहीं है तो फिर आपको दूसरा देखना है विड्रॉइंग ग्रुप।
क्या बेटा बोलेंगे? विड्रॉइंग। जो विड्रॉइंग ग्रुप के पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास हाइड्रोजन होगा, जैसे ये वाला बेटा, एक एग्जांपल था ये वाला, ठीक है, ये ऊपर देखो स्क्रीन पे ये। अब यहाँ से H निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन ये भी है, ये भी है, लेकिन इनमें तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? जिसका यहाँ पे ऑर्डर में सबसे ज़्यादा नेचर होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा ये। तो इसके नेगेटिव चार्ज को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? NF3 करेगा, उसके बाद NO2 करेगा, उसके बाद CN करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इस तरीके से। तो जहाँ विड्रॉइंग ग्रुप के पास आपका हाइड्रोजन होगा वो उसके बाद वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तीसरा हम देखते हैं कि अगर हम किसी का H+ आयन निकालते हैं, H+ आयन निकालते हैं, अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो हम बोल सकते हैं रेजोनेंस। जो रेजोनेंस में रेजोनेंस दिखाएगा, जो रेजोनेंस दिखाएगा निकालने के बाद, वो हाइड्रोजन भी आपका कैसा होगा बेटा? एसिडिक होगा। ठीक है, तो 3 तरीके से आपको एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिल सकता है। फ्लोरीन ऑक्सीजन के पास वाला, फ्लोरीन ऑक्सीजन के पास वाला मिल सकता है, आपको ये भी मिल सकता है और आपको ये भी मिल सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं घर से लिख रहा हूँ बेटा, आपको इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं और उनका आंसर्स मेरे को बताना है बेटा। चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ बेटा घर से स्क्रीन पे, और को करके बताना, ऑर्डर लगाना है आपको 7। फटाफट लिख लीजिएगा। ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है और मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि आपको, मैंने इसको 1 बोल दिया, यहाँ पर मैंने इसको 2 बोल दिया, और मैंने इसको यहाँ पर बेटा इस हाइड्रोजन को यहाँ पर जो कार्बन है उसको 3 बोल दिया। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना है 1 2 3 के अंदर। 7th के बाद 8th आता है आपके पास बेटा। मैंने आपको कुछ इस तरीके से साइक्लिक मॉलिक्यूल दिया, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल दिया और ये साइक्लिक मॉलिक्यूल दिया। आपको इन तीनों में देखना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, आपको निकालना है, और जो हाइड्रोजन निकालने के बाद रेजोनेंस करेगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर उसमें देखना, तीनों में ऑर्डर लगाना बेटा। ठीक है, 9 की बात करेंगे बेटा कि इसमें मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर बेटा मैंने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, दूसरे केस में मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे मैंने सल्फर ले लिया। ठीक है, इन दोनों में बताना है किसका ज़्यादा होगा। 9 की बात करेंगे बेटा कुछ इस तरीके से। H, इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया, तो 1 और 2 के अंदर ऑर्डर बताना है। 10th क्वेश्चन मैंने बेटा कुछ इस तरीके से दे दिया आपको। ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, मतलब यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको मैंने 2 बोल रखा है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको मैंने 1 बोल रखा। कभी आप सोचो ये डंडा कैसे खींच दे। ठीक है आंसर, तो 1 और 2 यहाँ के जो हाइड्रोजन हाइड हैं उन हाइड्रोजन को आपको 1 2 मैंने मेंशन कर दिया है डंडा से। ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। 11 CH2 COOH फ्लोरीन, CH2 COOH, यहाँ पे क्लोरीन, CH2 COOH, यहाँ पे आपका आ गया ब्रोमीन। ठीक है, तीनों के अंदर आपको बताना है ABC करके कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, 12। लास्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ बेटा, और उसका सभी का आंसर घर से बताना है करके, और बिल्कुल ठीक ठीक आंसर निकालना बेटा। CF3, और यहाँ पर मैंने लिखा COOH 13 की बात करेंगे, CH3 COH 14 मैंने लिया, सॉरी ये ABC है बेटा, A 13 नहीं लिखना, इसको B लिखना है और इसको आपको C लिखना है। CH3 O CH2 COOH। ठीक है बेटा, तो ये आपका C, इन तीनों में ABC में ऑर्डर बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको स्क्रीन पे लिखे बेटा, इनको कर लीजिएगा। और अगला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो फटाफट इसको लिख लीजिएगा। अब हम बात करने वाले बेटा बेसिक स्ट्रेंथ की। तो बेसिक स्ट्रेंथ में आपको कुछ नहीं करना बेटा,
बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो आपकी बेटा, जो बेसिक स्ट्रेंथ की हम बात करें तो हम बोल सकते हैं जस्ट रिवर्स ऑफ, क्या बोल सकते हैं बेटा, जस्ट रिवर्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का निकल के आता है उसका उल्टा ऑर्डर अगर आप लगा दोगे तो वो बेसिक स्ट्रेंथ का हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। तो पहले हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि आपको एक HB लेना है, और HB क्या करता है बेटा, जो भी आपका बेसिक करैक्टर दिखाएगा तो ये H+ को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे H2B बनेगा और उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो ये पॉजिटिव चार्ज को, ये जो पॉजिटिव, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है बेटा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया NH3 लिया बेटा, और इसके ऊपर मैंने एसिड डाल दिया H+, जिसके पास एसिड के पास H+ आयन है, तो इससे बनेगा NH4+। क्या बनेगा? NH4+। तो ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल का बेसिक करैक्टर क्या होगा बेटा, बोलो, करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको इस वाले में पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करना है, वो H+ को छोड़ता है तो ये H+ को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो अब आपको मैं कुछ यहाँ पे रूल्स लिखा रहा हूँ बेटा, तो आपको इन रूल्स पे काम करना है, और फिर उसके बाद हम बेसिक करैक्टर की बात करते हैं। तो बेसिसिटी बोल दो या बेसिक करैक्टर बोल दो, बेसिसिटी या फिर बेसिक करैक्टर। तो आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है बेटा, आपको प्लस, मैंने पहले ही बोला था इसके ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, प्लस, तो +M अपॉन -M, +R अपॉन -R, -I अपॉन +I, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इस पे कैसा होना चाहिए, डोनेटिंग, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जस्ट उल्टा चल रहा है ना बेटा, बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको जब भी बेसिक करैक्टर निकालना है तो प्लस ग्रुप को आपको डायरेक्टली उसके प्रोपोर्शनल ढूंढना है। जितना प्लस ग्रुप स्टेबल होगा जितना ज़्यादा, उतना ही आपका प्लस ग्रुप, जो भी प्लस कटायन है, चार्ज है पॉजिटिव, वो भी ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलेगा। रूल नंबर 2 pH के बेस पे देखते हैं बेटा। जितना ज़्यादा आपका pH बढ़ेगा तो आपका यहाँ से Kb का वैल्यू भी बढ़ना चाहिए था। किसका वैल्यू बढ़ना चाहिए, Kb। ये रूल 1 है तो ये 2 है। रूल 3 की बात करेंगे बेटा कि आपका जो pKb है वो घटना चाहिए, तो Kb की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तभी आपका बेसिक करैक्टर क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, बेसिक करैक्टर आपका तभी इंक्रीज होगा। तो आपको याद ध्यान रखना बेटा कि अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि pH वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना Kb की वैल्यू भी ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, और Kb की इंक्रीज होगी तो उसका बेसिक करैक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो pK की वैल्यू घटनी चाहिए, Kb की वैल्यू बढ़नी चाहिए, बेसिक करैक्टर भी आपका क्या होगा बेटा, वहाँ पर बढ़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना बेटा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, बेसिसिटी ऑफ अमीन। क्योंकि ज़्यादातर जो केस मिलते हैं ना वो नाइट्रोजन के केस में मिलते हैं। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की बात करते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की हम बात करें तो बेटा ये 2 तरीके की मिलती है। कितने तरीके की मिलती है, 2। एक तो मिलती है गैसियस फेज में, गैसियस फेज में निकालते हैं अमीन की बेसिसिटी, और एक निकालते हैं बेटा एक्वस फेज में। ठीक है, तो इनको जानने के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अमीन। क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ अमीन। कितने टाइप्स की आपको अमीन होती हैं पहला हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 3 तरीके की होती हैं बेटा टाइप्स ऑफ अमीन। 1 डिग्री अमीन, दूसरी कौन सी होती है बेटा आपकी 2 डिग्री अमीन, तीसरी होती है आपके 3 डिग्री अमीन। तो अब इनका स्ट्रक्चर देख लो। अगर एक नाइट्रोजन से एक कार्बन चेन जुड़ी है CH3NH2, ठीक है, या फिर 2 कार्बन चेन जुड़ी इस तरीके से CH3NH और CH3, तीसरा CH3NCH3 और CH3, अगर 3 उस पर जुड़े हैं बेटा, तो अगर उस पर 3 नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन चेन जुड़ी है तो 3 डिग्री, 2 जुड़ी है 2 डिग्री, 1 जुड़ी तो 1 डिग्री। तो अब इन दोनों को हम देख लेते हैं बेटा कि अगर बेसिसिटी ऑफ अमीन की बात करते हैं, पहले हमें बेटा ऊपर वाला ऑर्डर लगाने जो मैंने ऊपर लिखा है सब,
अगर उनमें से नहीं मिलता, अगर बेसिसिटी 1 डिग्री 2 डिग्री। अच्छा एक बात और याद रखना, क्वेश्चन इस बार पूछा गया जेई के अंदर कि अमीन्स के बारे में पूछा गया। तो अमीन्स आपस में ये तीनों के दोनों मैं लिख सकता हूँ दे आर ऑल फंक्शनल ग्रुप। ये सारे के सारे आपस में फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है बेटा, आपस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में आपस में फंक्शनल ग्रुप है। पेपर में आईआईटी में 2025 की शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया है। कौन सी शिफ्ट में आया ये मुझे नहीं पता, उसमें दे रखा था कि इसमें 2 डिग्री और 1 डिग्री क्या आपस में फंक्शनल आइसोमर है। तो आपका आंसर था यस, कि आपस में फंक्शनल आइसोमर होते हैं, क्योंकि जो 1 डिग्री की प्रॉपर्टी होती है वो बेटा 2 डिग्री की नहीं होती है, जो 2 डिग्री की होती है वो 3 डिग्री की नहीं होती है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बेटा, थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे इनके बारे में, कि अब हम देख लेते हैं कि कैसे ऑर्डर निकालना है। तो मैं अमीन के ऊपर बात करने वाला हूँ बेटा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऊपर स्क्रीन पे देखिएगा बेटा, कि मैंने यहाँ पर लिखा दोनों टाइप्स के अमीन के बारे में, कि ये मेरा गैसियस फेज में है और ये मेरा लिया बेटा सोलवेटेड। सोलवेटेड फेज, सोलवेटेड का मतलब पानी के अंदर डिसोल्व करना, और एक्वस फेज और सॉल्यूशन फेज। किसी भी तरीके से पेपर पूछ सकता है, मतलब टोटल ही पानी के अंदर वो डिसोल्व है। ठीक है बेटा, या फिर और हाइड्रेटेड फेज। हाइड्रेटेड का मतलब भी क्या होता है, पानी। तो बेटा किसी भी तरीके से बोले, वो घुमा के फिरा के लैंग्वेज को बोलेगा, लेकिन चारों का आंसर एक ही होगा। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो बेसिसिटी ऑफ अमीन की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा CH3 NH2, दूसरा मैंने लिखा बेटा CH3 NH CH3, और ये मेरा 1 डिग्री हो गया, ये मेरा 2 डिग्री हो गया। 3 डिग्री की बात कर लेता हूँ बेटा, CH3 N CH3 CH3, ये मेरा आपका बेटा 3 डिग्री हो गया। तो अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ, तो मैंने एक बताया था बेसिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर होता है बेसिसिटी का, बेसिक स्ट्रेंथ का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I अपॉन -I, यही बताया था ना बेटा, याद रखोगे। तो देखो अब हमारा जो CH3 ग्रुप होता है ना, मैंने पहले ही बताया था इसका जो +I इफेक्ट होता है, इस पर एक +I, इस पे इधर भी +I और इधर से भी +I, 2 हो गए बेटा। इस पे 1 2 3, इस पे 3 +I हो गए। तो बताओ सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होगा, गैसियस फेज में। और गैसियस का दूसरा नाम होता है प्योर। क्या होता है बेटा, प्योर फेज की बात कर रहा है। तो आंसर में क्या आएगा, बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा, बेसिसिटी किसकी होगी, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और ये बेटा आपका क्या होगा आंसर, ये कौन से फेज में होगा, ये गैसियस फेज में होगा। अब हम बात करने वाले हैं बेटा सोलवेटेड फेज की। किसकी बात करने वाले हैं, सोलवेटेड फेज की। ठीक है, तो सोलवेटेड फेज को पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब हम सोलवेटेड फेज को देखने वाले हैं बेटा, कि सोलवेटेड फेज में कैसे होता है। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम डालेंगे इसमें सोलवेटेड फेज, दूसरा पार्ट सोलवेटेड फेज। चलो देखते हैं बेटा। तो इसमें सेम 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन लेते हैं, RNH2 RNHR, और तीसरा लेते हैं RNHNRR। ठीक है, N ये ले लिया बेटा। 1 डिग्री ये आपका 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, ये आपका बेटा 3 डिग्री हो गया। अगर मैं इन तीनों की बात करता हूँ तो इन तीनों में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा किसके अंदर आपका बेटा बेसिक कैरेक्टर होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है, वो +I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और -I। लेकिन जब तुम उसमें पानी मिलाओगे तो बेटा बेसिक कैरेक्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ भी बढ़ेगा। किसके साथ बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है और हाइड्रोजन भी होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा बेटा, तो उस केस में उसका और भी कैरेक्टर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो, वेरी गुड। तो देखो बेटा अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो देखो इसके पास तो एक +I ग्रुप है, इसके पास 2 +I ग्रुप है।
प्लस आई और इधर प्लस आई, इसके पास 3 3 है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई। और बेटा हाइड्रोजन की बात करूं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास हाइड्रोजन भी होना चाहिए, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास बस इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, मतलब प्लस आई ज़्यादा होगा। तो अगर हम इसका ऑर्डर लगाते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो बेटा ये एक्सपेरिमेंट ने गलत दिया। बोले कि इसका प्लस आई ज़्यादा है, मानते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी वो बॉन्ड टूटेगा, दूसरा बॉन्ड बनाएगा। तो फिर ऑर्डर क्या होगा, तो एक्सपेरिमेंटल जो ऑर्डर आया बेटा, वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर आया 2 डिग्री, 2 डिग्री में प्लस आई भी ज़्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। फिर आता है आपका 3 डिग्री, फिर आता है आपका 1 डिग्री। ये ऑर्डर आपका एक्सपेरिमेंट ने दिया था, लेकिन इसने बोला कि R बराबर जो आपका CH3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, R बराबर CH3। उसने बोला क्या, अगर R बराबर में कार्बन चेंज कर दूं, सपोज करो 2 कार्बन की चेन ले लूँ C2H5, तो बोलता है कि इसका ऑर्डर आएगा 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर क्या आएगा, 2 डिग्री 1 डिग्री, उल्टा बोल दिया, यहाँ पे 3 डिग्री। 3 डिग्री यहाँ पे सबसे कम आता है, और इसमें बेटा 3 डिग्री पहले आता है जब आप इसमें C2H5 लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये आपको ऑर्डर याद रखना है। इसको हम कोड को बोलते हैं 213 और इसको बोलते हैं 231, ध्यान रखोगे। तो ऐसे हम बोल सकते हैं बेटा कि छोटे R बराबर अगर छोटी वैल्यू लोगे तो यहाँ पे छोटा नंबर आना चाहिए, देखो 13 आ रहा है, और R बराबर अब बड़ा नंबर लोगे कार्बन का तो यहाँ पे बड़ा नंबर आना चाहिए 231। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? इस तरीके से आप ऑर्डर अरेंज कर सकते हो। और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको हम बाद में देख लेंगे बेटा, क्योंकि वीडियो की लेंथ स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई है। तो अब हम सीखेंगे अगले हेडिंग में बेसिसिटी ऑफ लोन पेयर, कि लोन पेयर के अंदर बेसिक कैरेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कल बात कर लेंगे इसके ऊपर। मात्र ये 10 से 12 मिनट का टॉपिक होगा, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम कल बात कर लेंगे इसके ऊपर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बेटा, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम हाजिर हैं ऑलवेज आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।